तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे। अच्छे की तैयारी चल रही है और अभी है दिन का टाइम और हम आपका देख रहे हैं GS 3। बेसिकली 2 सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं। ठीक है, आपका समय का अभाव है और कम समय में जिस तरीके से अच्छा आउटपुट आपको मिल सके, जो वे हो सकता है, मैं उस तरीके से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी अप्रोच के साथ जैसे हमने साइंस टेक को देखा था, ठीक है, जैसे हमने इकोनॉमिक्स को देखा था, ठीक है, जिस तरीके से हमने इकोनॉमिक्स को देखा था, वैसे हम अभी आपका जो साइंस टेक वाला इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है उसे भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रमुख आपके टॉपिक हैं। हम कोशिश ये करेंगे आपका कि हाँ, कि आपका क्या है कि जो ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आपके हाई चांसेस हैं आपके सवाल बनने के, उनको करेंगे। बाकी मतलब जो मैंने नोट्स आपके बना रखे हैं, बेसिकली ये पूरा जो सिलेबस आपका है जो इसमें दिया हुआ है ये, तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने उसमें कवर कर रखे हैं वैसे। ठीक है, तो उन टॉपिक्स में आपके जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से सवाल बनेंगे, जैसे आपका साइबर सुरक्षा आपका हो गया है। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपके होंगे, उनको हम अच्छे से देखेंगे। बाकी जो जनरल चीज़ें हम फटाफट से देखेंगे। ठीक है, इससे होगा ये कि अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा भी है, अगर थोड़ा पता भी है आपको इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में, और थोड़ा अगर यहाँ से आप लेके चलोगे, तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपको किसी भी संबंधित अगर सवाल कैसा बनेगा और उस सवाल पे कितना आपको आउटपुट वहाँ देना है, कितना आपको किस तरीके से कौन कौन से आयाम वहाँ पे आपको कवर करने हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम तो कम है भाई। अगर टाइम आपका ज़्यादा होता, 4-5 महीने का आपका समय होता, तो फिर आपको कंप्लीट GS आपको पढ़ा देता। ठीक है, तो अभी तो यही फॉर्मेट है, तो ऐसे हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपकी एक क्लास और लगेगी। अगर एक क्लास में आपका पूरा आज का ही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एक क्लास और लेंगे और कल फिर हम एक क्लास ये आपदा वाला, मतलब ये साइंस टेक वाला, ये सिक्योरिटी वाला, और फिर आपदा वाला जो एक छोटा पोर्शन है, इन दोनों को हम साथ में देख लेंगे। ठीक है, अगर आज उसमें ना हुआ। ठीक है, फिर आपका GS 2 बचेगा और GS 1 बचेगा। तो पहले हम GS 1 आपका देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छे टॉपिक्स हैं। कल्चर वाला पहलू थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, समाज वाला। फिर हम GS 2 देखेंगे। ठीक है, तो सीधा आप इंटरनल सिक्योरिटी पे आ पाओ। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी पे आ पाओ यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं अब। ठीक है, कि आपकी आंतरिक सुरक्षा को किस तरीके से आपको लेके चलना है। समझ गए? ठीक है, ठीक है, तो आंतरिक सुरक्षा की जब बात आती है, ठीक है, तो इसे आपको किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो इस मैं ये रहा हूँ कि आप मैंने सवाल ऐसे लिखे हैं, और उस सवाल के साथ जो आप आंसर दोगे, तो आंसर से आपके टॉपिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि किस तरीके का आपका सवाल बनेगा और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ डालनी है। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि जो आंतरिक आपकी सुरक्षा बेसिकली है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ आपको जो राष्ट्रीय विकास है, उन दोनों को साथ में चलती है। ठीक है, एक दोनों महत्वपूर्ण पहलू किसमें आपके इंटरनल सिक्योरिटी में के बने हुए, एक तो नेशनल सिक्योरिटी और आपका जो नेशनल डेवलपमेंट है, दोनों को लेकर साथ में चलता है। ठीक है, तो इसको बताना है आपका। तो आज जब आप आंतरिक सुरक्षा की बात करोगे, तो आंतरिक सुरक्षा क्या आपका राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है भाई। ये कि आपका जो कानून व्यवस्था आपकी हो गई, लोगों की संपत्ति सुरक्षा आपकी हो गई, राष्ट्र की एकता की हो गई और अखंडता से आपकी संबंधित है। ठीक है, लोगों के मौलिक अधिकार आपके हो गए, मानवाधिकार आपके हो गए। इन सबको सुरक्षित रखने के लिए एक सुदृढ़ अगर आंतरिक सुरक्षा का होना बेसिकली आपका अति आवश्यक है। ठीक है, और किसी देश की आपकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है, उसके महत्वपूर्ण लक्ष्य बेसिकली होते हैं। ठीक है, अगर कोई देश है, उसकी जो कि नेशनल सिक्योरिटी की जो पॉलिसी होती है, उसमें कुछ पहलू आपके शामिल होते हैं, कुछ लक्ष्य उसमें शामिल होते हैं। जैसे कि उस देश की संप्रभुता की रक्षा करना भाई, आपके क्षेत्र एकता आपकी हो गई, जो अखंडता आपकी हो गई, उसे बनाए रखने की बात हो गई। आपका जो देश में एक आंतरिक शांति आपको बनाए रखना है, शांतिपूर्ण सहिष्णुता की बात होगी, सांप्रदायिक सद्भाव की बात होगी, भयमुक्त एक समाज के साथ आपको संवैधानिक शासन को संरक्षित करना है और विधि के शासन के माध्यम से आपको कानून को बनाए रखना है। तो ये कुछ प्रमुख आपके लक्ष्य और कुछ उद्देश्य होते हैं किसी भी देश में राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति के संदर्भ में। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं कि जो देश की सीमाओं के अंदर की सुरक्षा आपकी होती है, वो जो सीमा कोई देश के अंदर की सीमा है, ये आपकी जो सुरक्षा आपकी होगी, वो आपकी आंतरिक सुरक्षा कहलाएगी। ये होगी कैसे? आपकी जो स्थानीय पुलिस आपकी होगी और जो केंद्रीय आपके सशस्त्र बल पुलिस बल बेसिकली आपके हैं, उनके माध्यम से होती है। ठीक है, और होता आपका गृह मंत्रालय के अधीन आपका ही है। ठीक है, अब भारत में आप देखोगे तो आतंक जितने भी आपके वाद ना, आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रीयवाद, आपका जो कट्टरवाद आपका हो गया, आपका जो उग्रवाद आपका हो गया, ये सब क्या है आपका? ये भ्रष्टाचार आपका हो गया, आतंकवादी आपका हो गया, गतिविधियां जो आपकी उग्रवादी वाली हैं, जो आपका निर्जातीय संघर्ष हो गया, धार्मिक कट्टरवाद हो गया, ये सब भारत के संदर्भ में क्या है? आंतरिक सुरक्षा के लिए आपके बड़े खतरे वर्तमान में आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके वाद एंड में लगे होंगे, उन्हें आपको ध्यान रखना, वो सब आपके क्या आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख आपकी चुनौती के रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे आगे आप ये देखोगे कि भाई जब आपने देखा, अब आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां जो बेसिकली आपको ऊपर बोल रहा था कि जो राष्ट्रीय विकास की बात कर रहा था, उसे कैसे इम्पैक्ट डालेगी, तो ये आपके जो राष्ट्र की छवि है,
उस पर आपको इम्पैक्ट डालेगी कि भाई जिस देश में आपकी आंतरिक जो सुरक्षा कंट्रोल नहीं होगी, आपको अच्छे स्तर पे नहीं है भाई, आप उन्हें मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी छवि क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, इंटरनेशनल स्टेज पर क्या आपको वो बहस का विषय बेसिकली बनता है। ठीक है, उसमें जो उद्योग वगैरह हो गया, निवेश हो गया, पर्यटक हो गया, विदेशी निवेशक कंपनियां होगी, इस स्थिति के आधार पर क्या आपके राष्ट्र के बारे में एक अलग सा आपका दृष्टिकोण, आपका पर्सपेक्टिव आपका बन जाता है भाई। जैसे आपका ईरान के संदर्भ में बना हुआ है, आपके सऊदी अरब के बारे में बना हुआ है, भारत के बारे में बना हुआ है, पाकिस्तान के बारे में बना हुआ है, समझ लो, आपके सीरिया के बारे में बना हुआ है। तो कहने का मतलब है जहाँ पे जैसी स्थितियाँ होती हैं उस तरीके का आपका दृष्टिकोण बाहरी देशों का, बाहरी आपके निवेशकों का, पर्यटकों का आपका देश के प्रति बन जाता है। और उससे क्या होगा, ये आपके प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं आपके देश के संदर्भ में, और वो क्या होता है आपके राष्ट्रीय विकास में आपके एक गतिरोध का आपका काम करता है। समझिए, अब देश में अगर आपका क्या हो रहा है, मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है भाई, मानव दुर्व्यापार हो रहा है, मानव अंगों का तस्करी हो रही है, खरीद फरोख्त, ये सब मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है भाई। ठीक है, और ऐसी स्थिति में क्या है, देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ क्या है, भारत की संप्रभुता और राष्ट्र के विकास में आपके समक्ष भी आपकी चुनौतियां के काम कर रही है। ठीक है, अब ये आप देखो, इसमें ये बोल रहा है कि क्या, अब ये खतरा बेसिकली आपको मानेंगे भाई। ठीक है, अब आप ये देखो कि जो युद्ध या पारस्परिक मतलब, अच्छा ये तो अगला हो गया, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो आप ये समझो कि अब ये देखो भाई, किसी देश की स्थिति है, ये देश है भाई, यहाँ अंदर आंतरिक सुरक्षा बहुत दयनीय स्थिति पे, कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब बाहर के जो देश वगैरह होंगे, इन सबको पता है कि भाई यहाँ अच्छी स्थिति नहीं है, यहाँ के जो लोग आपके देश निवेशक हैं, जो पर्यटक हैं, तो ये इस देश में जब इसके आंतरिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि वहाँ क्या क्या चिंता बनी हुई है, आपका गृह युद्ध चल रहा है, जो कुछ भी है, ठीक है, तो उनका दृष्टिकोण बन जाएगा भाई कि वहाँ की स्थिति खराब है, वहाँ ऐसे होने पे ना वहाँ निवेशक जाएंगे, ठीक है, ना वहाँ पर्यटक जाएंगे, और जब ये नहीं जाएंगे तो किसी भी देश में अगर निवेशकों की कमी हो रही है, पर्यटक वगैरह नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं तो राष्ट्र के विकास उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है निवेश, जो आपकी संरचना का विकास आपका हो गया, अवसंरचना निर्माण हो गया, जो आपकी मूलभूत सुविधाएं होंगी, इन सबको इम्पैक्ट डालेगी। और जब विकास नहीं होगा, उस क्षेत्र में काम नहीं होगा, तो आपका जो राष्ट्रीय विकास होगा देश का, वो आपका बाधित हो जाएगा। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि जो आपका किसी भी देश में आपका क्या है, एक आंतरिक सुरक्षा एक राष्ट्रीय विकास तक आपका इम्पैक्ट करती है। समझिए, ठीक है। अब अगला सवाल आपका ये है कि भाई आंतरिक सुरक्षा की चुनौती जो बेसिकली है, इसको सृजित करने के लिए, उसको सृजित करने के लिए आपका बाह्य राज्य और जो राज्येतर कर्ता बेसिकली उनकी भूमिका को उल्लेख करना है। ठीक है, तो अगर किसी भी देश की मतलब हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा, तो बहुत सारे आपके जो कारक होते हैं उन पे आपका शामिल होता है, उन पे निर्भर करता है बेसिकली। लेकिन आपके जो दो प्रमुख आपके बाह्य राज्य और जो आपका राज्येतर कर्ता बेसिकली, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी देश में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को खत्म और शुरू करने में। समझिए, आप बोलोगे कि भाई जो बाह्य राज्य की भूमिका कैसे होगी, तो सामान्यतः आपके जो बाह्य राज्य जो बेसिकली देश हो गए, तो उनकी आपकी बाहरी सीमाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण में आप देखते हो, ठीक है, उनके बाहरी सीमाओं के दृष्टिकोण में आप देखोगे तो एक खतरा माना जाता है। ठीक है, जो युद्ध आपका हो गया या पारस्परिक अविश्वास हो गया, उसके रूप में आपका प्रभावित होता है भाई। लेकिन ये पहले था, ठीक है। अब वर्तमान समय आप देखोगे तो आपके जो बाह्य राज्य हैं उनके द्वारा है किसी भी देश की जो आंतरिक सुरक्षा बेसिकली है, उसको अन्य माध्यम, जैसे आपका सीमा पार से आप प्रायोजित आतंकवाद कर रहे हो, जैसे पाकिस्तान, आप हवाला के माध्यम से आप जाली नोटों का प्रसार कर रहे हो भाई किसी दूसरे देश में, आप मादक पदार्थों की तस्करी करवा रहे हो, आप अवैध घुसपैठ करवा रहे हो, तो उसके द्वारा भी आप क्या वर्तमान समय आपका नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, और जैसे आज के टाइम पे डिजिटल आपका एक क्रांति हुई है, सूचना क्रांति हुई है, इसके दौरान में तो किसी भी देश की आपके विशिष्ट संस्थाएं बेसिकली होगी, उनकी गोपनीय सुरक्षा आपकी होगी, सुरक्षित संस्थाओं वगैरह जो आपका गोपनीय जानकारी वगैरह है, उनका कंप्यूटर हैक, बस इन सब के माध्यम से क्या आपका उनके माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाना भी आपका शामिल है। ठीक है, एग्जाम्पल है कि उदाहरण कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, जहाँ सीमा पार आतंकवाद से नकली नोटों का प्रसार कर रहा है, मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है, वहीं क्या है, वहीं नेपाल भारत की जो खुली सीमा से आपका चीन जो है और पाकिस्तान जो है, वो भारत में नक्सलवादी आपकी हो गया, वामपंथी उग्रवादी जो गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके बाह्य राज्यों के बारे में हमको थोड़ा सा जानना है, यानी कि जो बाह्य आपके देश हैं वो किस तरीके से आपके आंतरिक सुरक्षा को चुनौती आपको पहुंचा रहे हैं। अब इसमें आपको जानना है कि जो राज्य जो कर्ता बेसिकली उनकी भूमिका क्या है। ठीक है, तो आपके टाइम पे जैसे ग्लोबलाइजेशन आपका बड़ा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि किसी देश के संदर्भ में जो आपके राज्य कर्ता बेसिकली जो राज्य के अंदर आपकी भूमिका निभा रहे हैं, इनकी भूमिका आपकी वृद्धि हुई है आंतरिक चुनौती के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में। ठीक है, अब ये करता क्या होता है, हमेशा राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं बेसिकली, इनका जो अपने समूह हो गया, अपने निगम हो गया, अपने खुद के सामूहिक हित हो गया, इनके तरफ आपका होता है। और ये राज्य की संप्रभुता पर आंतरिक सुरक्षा के कुछ मामले आपके होते हैं, जैसे आपका मानवाधिकार आपका हो गया, पर्यावरण हो गया, इन आदि के कारणों का सहारा लेकर दबाव बनाने का काम करते हैं। किसे?
उस देश अंदर में जहाँ वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही कुछ आपके जो राजनीतिकर्ता होते हैं वो सुरक्षा और विकास की दृष्टि से भी क्या आपके सकारात्मक भूमिका निभाते हैं भाई, तथा कुछ जो है चुनौतियां और खतरे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हर देश में आपके जो राजनीतिकर्ता बेसिकली वो काम करते हैं, कुछ सकारात्मक काम करते हैं, कुछ आपकी नकारात्मक भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब प्रमुख राजनीतिकर्ता कौन किन किन वो कौन से करता है, जो राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन, आप किसी एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात कर सकते हो, आप ग्रीन पीस जैसे आपके सरकारी संगठन है इनकी बात कर सकते हो, आप नाटो की बात कर सकते हो, यूएन की बात कर सकते हो, WTO की बात कर सकते हो, जितने आपके क्षेत्रीय प्रकार के संगठन सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ आपके हो गए, आप हिंसक सशस्त्र आपके समूह जो हो गए, अलकायदा होगा, ISIS हो गया, आपके नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले समूह हो गए, आपके धार्मिक जातीय और जो भाषाई संगठन आपका हो गया, आतंकवादी समूह हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके राज्येतर आपके अभिकर्ता बेसिकली, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई राज्य और जो राज्येतर अभिकर्ताओं के द्वारा जो पैदा की गई इन समस्याओं के में प्रमुख क्या है आपका, कि भाई विदेशी सहायता लेके आप प्राप्त जन आंदोलन करवा सकते हो, आप नशीले पदार्थों का और मानव तस्करी आप करवा सकते हो, आप जारी मुद्रा के द्वारा आप अर्थव्यवस्था पे आप हमला कर सकते हो, आप साइबर हमला कर सकते हो, समझो। तो ये सब कुछ आपके तरीके हैं इनके राज्य इतरकर्ताओं के, तो इनको आपको थोड़ा सा जान देना है। अब यह कि वर्तमान में भारत में आंतरिक सुरक्षा की जो प्रमुख समस्याएं क्या हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ आपकी बनी हुई है। तो आप इंट्रो आपको देना तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो भाई कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही बंटवारे के समय जो आपका अप्रत्याशित जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था, उसके पश्चात जम्मू एवं कश्मीर की सीमा पर आपका जो आतंकवाद जो आपकी समस्याएं भी थी वो देश की आंतरिक सुरक्षा के समझ आपकी उत्पन्न हुई। साथ ही देश के अलग अलग भागों में क्या आपका जो उभरी आपकी जो आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं ने क्या देश के विकास में आपको बाधक उत्पन्न किया है। फिर आप 1950 के समय जाओगे कि भाई साथ ही समय के आपके साथ जो 1950 के संदर्भ में आप देखोगे एक मिनट सर कुछ मिसिंग है इसमें, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपकी आंतरिक सुरक्षा का जो प्रमुख समस्याएं क्या है भारत में, ठीक है। तो आपने शुरुआत की 47 के बाद कि आपका बंटवारा हुआ, किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी, जम्मू कश्मीर में विलय आपका हुआ, किस तरीके से आपकी सीमा पर आतंकवाद इत्यादि समस्याएं हुई, ठीक है। फिर आपके अन्य देश के हिस्सों में आपकी जो अन्य उभरती हुई आंतरिक सुरक्षा थी उनकी समस्याओं के बारे में आपने देखा। फिर जैसे 1950 के बाद आप देखोगे तो 1950 दशक में आप देखोगे कि जो आपका जो भाषा उपद्रव हुआ, ठीक है। फिर आपको पूर्वोत्तर राज्य में आपकी जो आपकी अशांति फैली, अव्यवस्था के प्रति आपका विद्रोह हुआ। 1960 के दशक में आप आओगे तो वहाँ आपका जो नक्सलवाद आपका उत्पन्न हो जाता है, उसकी समस्या बनती है। 80 के दशक में आपके पड़ोसी देश होता है क्या आपका पंजाब में आपका जो प्रायोजित आपका उग्रवाद आपको देखने को मिलता है। 90 के दशक में आप आओगे तो जम्मू कश्मीर में फिर से आपके राष्ट्र विरोधी ताकत जो है वो आपकी क्या करती है, उस सीमा पार आतंकवाद का दौर इत्यादि, ये सब आपके जो एक प्रमुख आपके दौर मिलते हैं आपको, जिससे आपका क्या हुआ कि भारत में आपकी जो समक्ष है सकती है भारत के जो सम्मुख जो आपका एक उत्पन्न प्रमुख आंतरिक सुरक्षाओं को एक चुनौती के रूप में आप इन संदर्भ में आप दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप गृह मंत्रालय की बात करोगे तो जो आपकी वार्षिक रिपोर्ट आती है तो उसके तहत देश में जो आंतरिक सुरक्षा की स्थिति है उसका जो वर्गीकरण बेसिकली मोटे तौर पर आप इन तरीके से आप कर सकते हो कि जो आपकी आंतरिक सुरक्षा कहाँ कहाँ का फैला हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे कि आपके देश के भीतरी भागों में जो आतंकवाद फैला हुआ है भाई, जो कतिपय क्षेत्र में आपका जो देश के अंतर उसमें जो वामपंथी उग्रवादी आपको आंदोलन देखने को मिल रहा है, आपको उग्रवाद हो गया। जो आपके जम्मू कश्मीर में आपकी जो सुरक्षा की स्थिति आपकी बनी हुई है, जो आपका पूर्वोत्तर राज्य में आपका जो उग्रवाद फैला हुआ है, जो आपका साइबर अटैक आपका टॉपिक इसमें एक पहलू आप जोड़ सकते हो, जो आपका भाई प्रायोजित आपका आतंकवाद हो गया। तो ये आपका जो है ये वर्गीकरण बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो गृह मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसकी स्थिति का वर्गीकरण के रूप में आपको इन बिंदुओं को आप देख सकते हो, ठीक है। साथ ही आप बोलोगे कि कहाँ गया आपका, ठीक है ये, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बात आती है कि क्या क्या आपका वर्गीकरण है, कौन कौन सी आपकी चुनौतियाँ बनी हुई है, तो इनको आप डालोगे कि देश के भीतरी भागों में जो आतंकवाद है, जो आपका भाई प्रायोजित आतंकवाद आपका हो गया, आपके वामपंथी उग्रवाद आपका हो गया, जो जम्मू कश्मीर की स्थिति आपकी हो गई, पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद आपका हो गया, साइबर अटैक आपका हो गया, तो ये वर्तमान स्थिति के रूप में आपको चुनौती के रूप में आप इनका उल्लेख कर सकते हो, समझ गए। अब अगला आपका सवाल ये है कि आतंकवाद से आप क्या समझते हो भाई, ठीक है। और आतंकवाद के प्रकारों की बात करनी है तो आतंकवाद का सरल अर्थ है कि भय उत्पन्न करना है भाई, अपने जो निजी उद्देश्य हैं आपको उनकी पूर्ति करने के लिए, ठीक है। कि आपने उद्देश्य आपका चाहे धार्मिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक या व्यक्तिगत कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आतंकवाद हम कह सकते हो कि कोई विचारधारा नहीं है, ठीक है, या सिद्धांत ना होकर क्या है, एक तरीका बोल सकते हो भाई, एक प्रक्रिया बोल सकते हो, या फिर हम बोल सकते हो एक तरीका एक उपकरण है भाई जिसका प्रयोग करके कोई देश राज्य क्या है आपका जो राजनीतिक संगठन आपका हो गया या अलगाववादी संगठन आपका हो गया, धार्मिक संगठन आपका हो गया, या जातीय उन्मादी लोग बेसिकली कोई भी अपने अगर निजी उद्देश्यों को प्राप्त करना चाह रहा है तो उसके लिए इस उपकरण का सहारा लेता है, ठीक है।
और वैश्विक रूप से जो पहचाने गए आतंकवादी गतिविधियों में आपके जो हम बोलेंगे कुछ निम्न प्रकार के आतंकवाद आपके शामिल है। ठीक है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे धार्मिक आतंकवाद की बात करोगे, आतंकवाद के प्रकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, धार्मिक आतंकवाद, मानव जनित आपका राष्ट्रवादी आतंकवाद, आपका जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद हो गया, विचारधारा उन्मुख आपका आतंकवाद हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? आतंकवाद के आपके प्रकार है। धार्मिक में क्या बोलोगे आप? कि जो आपके धर्म के नाम में आपका आतंकवाद फैलाना है, राजनीतिक हिस्सा का मुख्य तरीका बन गया। आईएसआई का एग्जाम्पल दोगे। आप मानव जनित राष्ट्रवादी आतंकवाद की बात करोगे कि भाई जो वह आतंकवाद को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी उपराष्ट्रीय जो मानव जाति समूह द्वारा क्या है जानबूझकर जो की गई हिंसा बेसिकली हम बोलते हैं उसके रूप में इसको आप डिफाइन करोगे बेसिकली। जैसे श्रीलंका में आप तमिल राष्ट्रवादी समूह या लिट्टे को बोलोगे। आप राज्य प्रायोजित आतंकवाद में किसे रखोगे? कि भाई जो भारत स्वतंत्र प्राप्ति के समय क्या हुआ, उसी पाकिस्तान के द्वारा जो आपका प्रायोजित सीमा पार जो आतंकवाद है उसका सामना कर रहा है भाई, तो राज्य प्रायोजित के अपने पाकिस्तान का आप नाम डालोगे। आप बोलोगे विचारधारा के उन्मुख आपका आतंकवाद हो गया, तो आपकी जो वामपंथी आतंकवाद आपका हो गया, जो आपका दक्षिणपंथी आतंकवाद हो गया, ये एक विचारधारा उन्मुख आपके आतंकवाद है। समझ गए? तो इन्हें आपको थोड़ा जानते रहना। अगला क्या बोलोगे? कि भाई आत्मघाती आतंकवाद की बात करोगे कि भाई जो उभरती हुई आतंकवादी रणनीति में का सर्वाधिक भयानक स्वरूप क्या है? आपका आत्मघाती आतंकवाद है। आप साइबर आतंकवाद की बात करोगे, आप स्लीपर सेल की बात करोगे, आप कट्टरपंथ की बात करोगे। ये सब क्या है? ये आतंकवाद के स्वरूप बेसिकली है। ठीक है, तो आतंकवाद तो जान लिया, इसके प्रकार को आपको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब ये कि कारण क्या है भाई, आतंकवाद जो प्रसार फैला है उसके कारण क्या है? तो आतंकवादी संगठनों का प्राप्त हो रही अंतर्राष्ट्रीय सहायता की बात करोगे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी विचारधारा का एक सरलतापूर्वक है प्रचार प्रसार हो रहा है, आतंक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। आप बोलोगे संगठित जो अपराध आपका हो गया वो आतंकवाद के बीच जो संगठित अपराध बेसिकली है और जो आतंकवाद है इन दोनों के बीच एक जो आपका जो गठजोड़ आपका पनप रहा है उसकी बात करोगे। आप बोलोगे कि जो राज्यकर्ताओं के द्वारा जो आपका स्वहित पूर्ति हेतु जो आतंकवाद का सहयोग लिया जाता है। आप बोलोगे कि आतंकवादियों को नवीन तकनीकों की उपलब्धता बेसिकली होगी और इसके द्वारा इनका अनुप्रयोग आपका हो गया। आप वैश्वीकरण की प्रवृत्ति के कारण क्या आतंकवादियों को भी क्या है वैश्विक पहुंच तक उनका सुनिश्चित होना, कि भाई जैसे आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो उसके कारण क्या हुआ है कि आतंकवादियों को भी क्या वैश्विक पहुंच तक उनके एक सुनिश्चित बन गई है। संचार की आधुनिक तकनीक है उनका आतंकवादियों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। समाज में जो बढ़ती असहिष्णुता हो गया, जो आपके इनके द्वारा क्या हो रहा है आपके जो इनका लाभ भी बेसिकली इनका उठाया जा रहा है। ठीक है, तो कारणों की जब बात करोगे तो कारणों में आप इन बातों को ध्यान में डालोगे। ठीक है, ये अब है कि कारण आपने जान लिए। अब आपको रणनीति बतानी भाई कि आतंकवाद से क्या रणनीति आप अपनाओगे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई जो वर्तमान परिदृश्य में आतंकवाद एक प्रमुख चुनौती है, ये आप सब इंट्रो हो गया। ठीक है, इंट्रो आप किस तरीके से आप डाल सकते हो। आप रणनीति के लिए आवश्यक बल किन तत्वों पे आप फोकस करोगे। आप लोगे कि भाई राजनीतिक सर्वसम्मति होनी चाहिए। भाई आपको जो राष्ट्रीय रणनीति आपको तैयार करते समय क्या है संघीय सरकार को राज्यों और जो आपके यूटीज हैं उनके साथ आपको गहन विचार विमर्श करना चाहिए। आप बोलोगे सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की बात करोगे, इसमें सभी के लिए आपको स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त आपका हो गया और सभी स्तरों पर आपका जो जवाबदेह प्रशासन बेसिकली वो आपको अनिवार्य करना है। विकास कार्य उनके वास्तविक कार्यान्वयन को आपको उच्च प्राथमिकता देना है, जिससे सभी को जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति वो संभव हो सके। कानून के शासन की सुनिश्चितता की बात करें भाई, आप सरकारी एजेंसियों को हो गया विद्रोह या जो आतंकवाद द्वारा उत्पन्न संकटपूर्ण स्थितियों से निपटने में भी आप कानून का उल्लंघन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। साथ ही आचार संहिता हो गया, पुलिस और जो सरकारी बलों को आपको फेक मतलब जो आचार संहिता आपकी होगी, चाहे आपकी पुलिस की होगी चाहे सरकारी जो अर्धसैनिक बल आपके होंगे, आप फेक एनकाउंटर की बात करोगे, इन पे आपको रोकनी चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब है आप बोलोगे कि राजनीतिक सर्वसम्मति होगी, सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास हो गया, कानून के शासन की सुनिश्चितता होगी और जो आपका आतंकवाद आपका हो गया, आतंकवाद की जो आपकी आतंकवादियों की आपकी जो विनाशक गतिविधि है उनका प्रतिरोध आपको करना है। आप प्रतिरोध हेतु आप सैन्य उपायों का इस्तेमाल कर सकते हो, आप नागरिक उपायों का बल उन पर बल दे सकते हो, आप उपयुक्त कानूनी जो ढांचा है उनका निर्माण कर सकते हो, विशेष कानून या प्रभावी परिवर्तन आपका जो एक कार्यतंत्र का निर्माण कर सकते हो। क्षमता निर्माण की बात कर रहा है, यानी जो आसूचना तंत्र आपके हो गए, सुरक्षा एजेंसी आपकी हो गई, आपका जो नागरिक प्रशासन आपका हो गया और संपूर्ण समाज को बेसिकली क्या है क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। और अंतिम बोलोगे आपको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का आपको सहारा लेना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाता है। ठीक है, तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए आतंकवाद को खत्म करने में। तो आतंकवाद को समझ गए। अभी बोल रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद की स्थिति का आपको जायजा करना है और सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए उनकी आपको चर्चा करनी है पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, तो भारत के जब पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ पे कई जो समूह बेसिकली उग्रवादी हिंसा में आपके लिप्त हैं भाई। ये समूह क्या चाहते हैं? आपको पृथक राज्य नागालैंड जैसे पृथक राज्य की आपकी मांग कर रहे हैं, क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं अथवा आज़ादी की मांग पर संघर्षरत हैं भाई। और इन पूर्वोत्तर राज्यों में आपका क्या है सैकड़ों जातीय समूह भी हैं और इतनी आपकी बोलियां हैं। तो यहाँ पे क्या आपको जो क्षेत्र है व्यापक विविधताओं से भरा है
तो इस तरह पूर्वोत्तर जो क्षेत्र बेसिकली वो अलग अलग भाषाओं और बोलियों के साथ साथ क्या है, सामाजिक आर्थिक पहचान के लिए क्या आपका लगभग 200 से अधिक जातीय दल बेसिकली हैं, उनके साथ जो एक जटिल सांस्कृतिक और जातीय गठबंधन को प्रस्तुत करता है। तो आपको इंट्रो के रूप में ये बताना है कि भाई वह असल में ये आतंकवाद क्यों पनप रहा है, आपने बता दिया। अब राज्यों की सुरक्षा की बात होगी, इन स्थिति विभिन्न आतंकवादी गुटों द्वारा क्या है की जा रही है। तो भिन्न भिन्न तरह की मांगों के कारण आपको क्या कुछ समय से आपकी जटिल बनी हुई है, कोई दल कुछ मांग रहा है, कोई आपका संगठन कुछ मांग रहा है, ठीक है। तो मणिपुर की बात करोगे भाई कि मणिपुर में आप बोलोगे कि जहाँ पे कई उग्रवादी समूह आपके स्वतंत्रता के लिए है वो आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही मैतेई कुकी समुदाय को पता ही है मणिपुर कितना टाइम तक अभी चलता रहा, 1.5 साल तक। समुदाय जाति आपका हो गया, आपका धार्मिक तनाव आपका हो गया। नागालैंड भी आपके जो कई आपके अलगाववादी समूह हो गए वो स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे हैं भाई। साथ ही जो जातीय और जो धार्मिक तनाव आपको देखने को मिलता है, असम में आपको जो जातीय पहचान की समस्या है, इन कारणों से आपको पूर्वोत्तर में बेसिकली तनाव आपका बना रहता है, ठीक है। तो आपने कारण बता दिए। अब सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं बेसिकली आपको जो इन क्षेत्रों में समुचित विकास और सरकार द्वारा आपका शांति स्थापना की जा सके। आप बोलोगे पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया भाई, आप बोलोगे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करोगे, विशेष राज्य की दर्जा की बात करोगे, संविधान में विशेष अनुबंध किया गया है, 6वीं अनुसूची की बात करोगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र दृष्टिकोण 2020 की बात करोगे। आप बोलोगे कि जो आपका पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम हुआ था, आप बोलोगे जो पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास आपका कार्यक्रम हुआ था। तो ये सब आपके सरकारी प्रयास हैं जिसमें सरकार ने क्या है समुचित विकास पूर्वोत्तर राज्यों के लिए करने के लिए आपका कदम उठाया है, ठीक है। अगला है कि जो भारत में आपका सांप्रदायिकता, ठीक है। तो आतंकवाद समझ गए आप। अब आपका सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता जो है वर्तमान समय में की आपकी प्रमुख चुनौती है। सांप्रदायिकता के आपको भाव को समझाना है और साथ ही सांप्रदायिकता के कारणों की आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो इससे आपको सांप्रदायिक समझ जाओगे और कारण उसके समझ जाओगे, ठीक है। तो सांप्रदायिकता जब हम बात करते हैं तो एक गंभीर समस्या भाई भारत के संदर्भ में और एक जटिल समस्या बनी हुई है और वर्तमान समय आपकी प्रमुख चुनौती के रूप में आपके सामने आने वाली है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है भाई कि किसी विशेष धर्म आपका हो गया, जाति हो गया, समुदाय हो गया, उनके लोगों को क्या है अन्य समुदायों से आपको अलग और श्रेष्ठ मानना है क्या आपका, और उनके प्रति आपका अविश्वास हो गया, भेदभाव हो गया और हिंसा का भाव रखना क्या आपका भारत में सांप्रदायिकता के बेसिकली आपको ही समझना है, ठीक है। जैसे हिंदू का मुसलमान के प्रति, मुसलमान के हिंदू के प्रति, तो ठीक है। यानी कि सांप्रदायिक का अर्थ है किसी विशेष धर्म, जैसे कि हम मुसलमानों की बात करें या हिंदू की बात करें, ठीक है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो सांप्रदायिक का अर्थ बोलोगे कि किसी विशेष धर्म, जाति या समुदाय के लोगों को क्या है अन्य समुदाय, जाति या धर्म के लोगों से अलग और खुद को श्रेष्ठ मानना है क्या आपका, और उनके प्रति आप अविश्वास रखोगे, भेदभाव रखोगे और हिंसा का भाव रखोगे, तो ये आपकी सांप्रदायिकता है, ठीक है। और भारत में जो आपकी सांप्रदायिकता हुई है उसके आपके कारण क्या है, इनको आपको बताना है भाई। भाव समझ गए। आप बोलोगे एक तो ऐतिहासिक कारण रहा भाई, तो ब्रिटिश इतिहासकारों को क्या है भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को धर्म के आधार पर क्या है हिंदू काल और जो मुस्लिम काल है उसमें विभाजित किया गया। तो वो आपका एक कारण शुरुआत आपकी वहीं से होती है। आप बोलोगे सांप्रदायिक आधार आपका 1905 में बेसिकली आपको जो बंगाल का विभाजन होता है। आप बोलोगे 1906 में आपको जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है उसने भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम किया। 1915 में आपको जो हिंदू महासभा की स्थापना हुई। तो ये सब क्या है, ये सांप्रदायिकता में आपके ऐतिहासिक कारण में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप बोलोगे राजनीतिक कारण क्या रहे भाई, तो राजनीतिक दलों आपका हो गया उनके द्वारा फूट डालो और जो राज करो की आपकी नीति रही है उसको आगे बढ़ाने की बात की है कि जितने भी ये राजनीतिक दल हैं, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी विशेष का नाम ले रहा हूँ, जितनी भी पार्टियां हैं सब यही काम करती है कि आप क्या है फूट डालो और राज करने की नीति पे आपको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वोट बैंक की राजनीति का काम करती है भाई, ठीक है। वोट बैंक की राजनीति करना आपका हो गया, सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम कर रही है। बिहार में चल जाओ, बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पे जो वोट पड़ता है सिर्फ जाति के नाम पर पड़ता है, बाकी किसी के नाम पे नहीं। आप सामाजिक आर्थिक कारण की बात करो भाई, आप बोलोगे कि भाई जो धार्मिकता के साथ क्या आपका अधिक जुड़ाव जो रहा है बेसिकली वो भी आपका एक कारण बेसिकली आपका बना है। आप बोलोगे कि उसके कारण हुआ क्या है कि मुस्लिम समाज आपका हो गया, हिंदू समाज हो गया, वो उससे तुलनात्मक रूप से क्या आपका सामाजिक आर्थिक विकास में पिछड़ गया है। मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीडिया रूपी कारण का बोलोगे तो मीडिया तंत्र का जो एक गैर जिम्मेदाराना आपका रवैया बेसिकली आज वर्तमान समय आप देख रहे होगे कि मीडिया किस तरह की भूमिका निभा रहा है। वो कहीं से भी आपको दूर दूर तक जो आपका डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ वो आप बोलते हो आपको शर्म आएगी, ऐसी भूमिका तो खैर दूर की बात। तो मीडिया का जो आपका कारण रहा रूपी आपको जो रवैया रहा है वो भी आपका एक जिम्मेदार, आपका जो गैर जिम्मेदार रवैया रहा है वो भी आपकी एक भूमिका निभाता है। संगठित आपराधिक जो आपका क्रियाकलाप है भाई, जो आपके मनोवैज्ञानिक कारण है, तो ये प्रमुख आपके कारण है सांप्रदायिकता के भारत के संदर्भ में, ठीक है।
अगला ये बोल रहा है कि सांप्रदायिकता का जो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, और साथ ही सांप्रदायिकता को दूर करने की अपनी तरफ से कुछ आपको सुझाव भी देने हैं। आप सांप्रदायिक समझिए, आपने वो देख लिया कि कारण क्या है, अब इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ा है, और आपको सुझाव बताने कि किस तरीके से आपको ये खत्म हो सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि एक बहुआयामी इसका रूप से इसको इम्पैक्ट पड़ा है, कि आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव की बात करोगे तो सांप्रदायिकता क्या आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के विचार के विरुद्ध क्या है, धर्म आधारित जो है पृथकतावादी विचार को जन्म देती है। ठीक है, उससे होता क्या है, जो आंतरिक सुरक्षा बेसिकली है उस पर आपका हमेशा सदैव ही आपका संकट बना रहता है। ठीक है, आप लोग आर्थिक प्रभाव की बात करोगे तो सांप्रदायिक माहौल जो बेसिकली है वो होने से निवेश के लिए आपके एक नकारात्मक माहौल बनेगा, देश आर्थिक विकास की धारा में आएगा नहीं, विकास के संदर्भ में आपका पिछड़ जाएगा। सांप्रदायिक दंगे होंगे तो उससे आपको हजारों करोड़ों की आपकी जान माल की नुकसान आपका होगा। सामाजिक प्रभाव की बात करोगे भाई, इन घटनाओं से भारत की जो सहिष्णुता की आपकी जो छवि है वो क्या है, वो आपकी प्रभावित होगी, अनुकूलन का जो आपकी सामाजिक संस्कृति है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आंतरिक सुरक्षा का प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक आपका प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा कि देश को क्या है, सांप्रदायिक आधारों पर आपको संघर्ष देख होगा तो राजनीतिक दल क्या करेंगे, वो कल्याणकारी मुद्दों से हट जाएंगे भाई, वो धार्मिक भावनाओं पर आपके आधार वोट डालने को बात करेंगे। वर्तमान में आपका यही हो रहा है। साथ ही साथ जो हिंसा की बात करोगे आप, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की बात करोगे, वो आपकी धूमिल हो जाएगी, मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। तो ये सब क्या है, ये इसके आपके प्रभाव भारत को देखने को मिल रहे हैं सांप्रदायिकता के। अब इसको दूर आपको कैसे करना है भाई, आपको किस तरीके से आपको सुझाना है, सुझाव दो भाई। आप बोलोगे शिक्षा और जागरूकता बढ़ाओ भाई, सामाजिक और आर्थिक विकास आप बढ़ाओ। आप लोग राजनीतिक नेताओं की आपकी नैतिक जिम्मेदारी आप तय करो। आप मीडिया जिम्मेदारी है उसे उससे आपको अवगत कराना है। ठीक है, वास्तविक जो भूमिका उसकी रही है। ठीक है, आप विभिन्न समुदाय के मध्य एक सामुदायिक आपका संवाद बढ़ाओगे। आप सख्त कानूनी कार्यवाही की बात करोगे। आप बोलोगे कि जो राष्ट्रीय एकता आपकी हो गई, जो भाईचारा हो गया, उसका प्रसार करना भी एक आपका माध्यम हो सकता है, किसका, सांप्रदायिकता को कम करने का। समझ गए, तो ये आपके कारण बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे आपको देखना है कि मॉब लिंचिंग के होती क्या है और इसके कारण से मैं आपको बताना है। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग मतलब ये समझो कि जब एक अनियंत्रित, जब भीड़ क्या है अनियंत्रित हो जाए, और अनियंत्रित भीड़ के द्वारा किसी दोषी को क्या है उसके किए अपराध के लिए या कभी कभी अफवाहों के आधार पर क्या है आपका बिना अपराध किए भी उसे पीट पीट कर मार डाला जाता है या गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। तो इसे ही क्या है, भीड़ द्वारा की गई हिंसा, हत्या या मॉब लिंचिंग बेसिकली कहते हैं। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। समझ गए? ठीक है, तो मॉब लिंचिंग आप समझ गए कि मॉब लिंचिंग होती क्या है। ठीक है, भीड़ की तरह हिंसा आप समझ गए। अब इसके बेसिकली कारण क्या है कि आखिर होती क्यों है मॉब लिंचिंग, एक्चुअल में होने के क्या क्या कारण, संभावित कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई एक तो जो सोशल मीडिया है, ठीक है, और ऐसी जो तकनीकी है बेसिकली उसमें जो आपके वायरल मैसेज आते हैं, जो फेक मैसेज आते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। ठीक है, तो वहाँ पे वायरल आपके मैसेज आते हैं, फेक वीडियोज आते हैं, तो उनके माध्यम से एक अफवाह तेजी से फैल जाती है बिना इसके फैक्ट चेक किए हुए। ठीक है, उन्हें देख कर क्या है, सुनकर आपका भीड़, आपका गुस्से आपकी भड़क जाती है बेसिकली, और बिना सोचे समझे आपका कदम उठा देती है। बहुसंख्यक और जो अल्पसंख्यक समुदाय आपके हो गए, तो उनके मध्य जब अविश्वास की कमी आती है तो जो गहरी आपकी खाई जो है वो आपकी होती जा रही है, और जो एक दूसरे के आपके संशय की दृष्टि से देखते हैं उन्हें उसके लिए आपके उकसाती है। ठीक है, आपका समाज में आपका जो व्याप्त गुस्सा आपका हो गया है उसकी बात आप करोगे कि शासन व्यवस्था आपकी हो गई, न्याय व्यवस्था आपकी हो गई, या सुरक्षा आदि किसी भी मामले में आप देखो किसी के प्रति है, अगर समाज में कोई व्याप्त गुस्सा है तो व्याप्त जो गुस्सा बेसिकली आपका फूट जाता है एक चिंगारी के स्वरूप। ठीक है, आप बोलोगे जो राजनीति है, तो राजनीति बेसिकली आपका हिंसात्मक भीड़ का एक प्रमुख कारण बनती है। ठीक है, वो कभी वोट के बैंक के लिए काम करेगी, तो कभी धर्म के नाम पर करवाएगी, हिंसा आपकी हो सकती है। आप शिक्षा और जो जागरूकता की कमी आप बोलोगे भाई, आपका शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का कमी है बेसिकली, उसकी वजह से भी आप जो लोग क्या करेंगे, आप झूठी खबरें बेसिकली होगी, अफवाहें होंगी, उन पर आसानी से आपके मन लगा के क्या है उनको सच मान के उनका शिकार बन जाते हैं। तो मॉब लिंचिंग हम बोलेंगे एक अमानवीय कृत्य है भाई, एक अमानवीय घटना है, और जो अनुच्छेद 21 के तहत आपको जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी हो गई है, जीवन के मौलिक अधिकार हैं, उस पर आपका विभत्स हमले के रूप में आपको उसे देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग को आपको इस तरह से देखना है। ठीक है, आगे आप देखो भाई, तो रोहिंग्या शरणार्थियों की मामले की बात इसमें बोल रहा है कि इसकी वजह से आपको जो भारत में शरणार्थी संकट आपका पैदा हो गया है। तो इस संदर्भ में आपके शरणार्थी संकट से भारत किस हद तक आपका प्रभावित बेसिकली आपका हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको बताना है। ठीक है, तो जो रोहिंग्या शरणार्थी की बात करेंगे, तो जो भारत में आने की शुरुआत कब आप मिलती है, जब म्यांमार सेना के द्वारा क्या किया गया, जो म्यांमार सेना के द्वारा उन पर जो अत्याचार किया गया था, उत्पीड़न किया गया, उसके परिणाम स्वरूप क्या है जो रोहिंग्या वहाँ से भागे और शरण के रूप में भारत की तरफ आने लगे भाई।
और 2017 के बाद आप देखते हो तो इसमें आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि आपकी देखी गई। ठीक है, भारत में पश्चिम बंगाल की बात कर लो, आप असम की बात कर लो, तो ये मुख्य रूप से क्या है, इनके आश्रय के केंद्र बने हुए हैं कि ये, क्योंकि ये सीमावर्ती राज्य हैं म्यांमार और इन देशों के। ठीक है, तो भारत में जब शरणार्थी संकट की आप जब बात करोगे, ठीक है, तो इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है वो आप नीचे हम देखेंगे। ठीक है, इसका सवाल है ना कि जो आपके रोहिंग्या शरणार्थी आप समझिए, तो इनकी वजह से आपका जो शरणार्थी संकट जो बेसिकली बना है बेसिकली भारत में, वो किस हद तक आपका प्रभावित हुआ इसे आपको बताना है। तो आप बोलोगे आर्थिक प्रभाव भाई, कि इससे आपका क्या हुआ, देश को आर्थिक बोझ में आपकी वृद्धि हुई है, आधारभूत संरचनाओं को भारत की भारी जनसंख्या के अनुपात में आपका अभाव हुआ है, स्थानीय लोगों से आपका प्रतिस्पर्धा और संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। आप बोलोगे सामाजिक प्रभाव इसका क्या हुआ है, कि भाई जो शरणार्थी होंगे वो पूर्वोत्तर और जो उत्तर पूर्वी जो संवेदनशील राज्य हैं वहाँ पर निवास कर रहे हैं, तो उनकी जो विशिष्ट संस्कृति और पहचान है बेसिकली, इस वजह से वहाँ की जो स्थानीय सांस्कृतिक पहचान है, जो विरासत है, उस पर संकट बना हुआ है। राजनीतिक प्रभाव की बात करोगे कि भाई असम के जो शरणार्थी संकट है बेसिकली, उसने क्या है, तो अखिल जो आपका असम छात्र संघ था उसके नेतृत्व में आपका एक हिंसक आंदोलन को जन्म दिया था, तो उसको आपको पढ़ते रहना है। 1970 के दशक में, 73 के आसपास के 75 के आसपास की बात ही है। ठीक है, और फिर आप बोलोगे कि इस संकट से हुआ क्या है, कि जो भारत म्यांमार आपका है, जो भारत बांग्लादेश है, उसके जो द्विपक्षीय संबंध भी बेसिकली वो भी इम्पैक्ट उन पर पड़ा है, उन पर प्रभाव पड़ा है। आप बोलोगे राजनीतिक दल है उनके द्वारा इन शरणार्थियों के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आप बोलोगे आंतरिक सुरक्षा का संकट बना हुआ है, ये अवैध शरणार्थी क्या है, आतंकवाद आपका हो गया, पृथकतावाद हो गया, वामपंथी उग्रवाद आपका हो गया, इन जैसी आपकी जो आंतरिक सुरक्षा संबंधी आपकी चीज़ें हैं, जो समस्या है बेसिकली उनके संबंध में आपकी चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। ठीक है, और अवैध शरणार्थी की समस्या क्या है, एक जटिल समस्या है, अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या है, भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन को बेसिकली मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, तो शरणार्थियों के संबंध में आपको थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको जो अफस्पा एक्ट है इसे थोड़ा समझ लो है कि अफस्पा क्या है। ये कि जो सशस्त्र बल आपका विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 है, वो है क्या, इसे हम बोलते क्या हैं, अफस्पा बोलते हैं। ये आपका चर्चा में बना रहता है, आपका हर बार देखते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई जो विशिष्ट आपको जो ब्रिटिश जो औपनिवेशिक सरकार थी, उसने जब भारत छोड़ो आंदोलन आपको हुआ था 1942 में, ठीक है, तो उसके टाइम पे क्या हुआ था, उसको शांत करने के लिए क्या है, 15 अगस्त 1942 को सशस्त्र बल विशेष अधिकार जो आदेश लागू किया था। ठीक है, और जो आपका सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ आपको विधेयक है, ये संसद के दोनों सदनों द्वारा 1958 में पारित किया गया था। ठीक है, और ये अधिनियम की हम बात करेंगे तो दशकों पहले क्या आपको जो उत्तर पूर्वी जो आपके राज्य बेसिकली हैं, वहाँ जो बढ़ती हिंसा थी उसके संदर्भ में लागू हुआ था। ठीक है, और अफस्पा हम जब बात करते हैं सशस्त्र बलों और जो आपके अशांत क्षेत्र हैं उनमें जो आके तैनात आपके केंद्रीय आपके जो सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनको जो है कानून का उल्लंघन करने के वाले जो आपके किसी भी व्यक्ति को है सीधा गोली मारने और गिरफ्तारी करने और वारंट हम बोल सकते हैं कि भाई गोली मारने हो गया, गिरफ्तार करने, और अगर आपके पास वारंट भी नहीं है तो वारंट के बिना भी क्या है, किसी भी परिसर की तलाशी वगैरह लेने के लिए आपको एक कानून के आपका बेलगाम शक्ति उन्हें प्राप्त करती है अफस्पा की तरफ। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की बात होगी, आप नागालैंड की बात होगी, तो इन राज्यों के लिए क्या आपका जो गृह मंत्रालय है वो समय समय पर क्या जो अशांत क्षेत्र की अधिसूचना जारी करता है और फिर आपका यह आपका लागू होता है। इसके पक्ष में क्या बोलना है और पक्ष में क्या बोलना है, पक्ष में क्या बोलोगे आप, कि इसमें सुरक्षा बलों को सशक्त बनाया, मजबूत बनाया, उग्रवाद आपका हो गया, आतंकवाद आपका हो गया, कठिन परिस्थितियाँ उनके समक्ष आती है, जटिल आपकी समस्या आती है, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है उनकी, क्योंकि सशक्त बने हैं कानूनी रूप से। आप सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने की बात करोगे तो इनको प्रभावी रूप से आप मुकाबला कर पा रहे हो, कर्मियों के लिए कानूनी सुरक्षा की बात कर रहे हो। ठीक है, तो आसान क्षेत्रों में जो आगे कार्य कर्मचारी हैं उनके लिए कानूनी सुरक्षा का काम करता है भाई, आप सुरक्षा बल कर्मियों का एक मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो पक्ष में आप इन तर्कों का उल्लेख कर सकते हो। जब विपक्ष में आप तर्क दोगे कि भाई जो संबंधित राज्य की स्वायत्ता का इससे उल्लंघन हो रहा है, उनसे आपकी कोई आपकी मतलब भूमिका नहीं है इस संबंध में, सीधा आप गृह मंत्रालय सेंटर से आप लागू करोगे, आप बल का अत्यधिक इसका उपयोग हो रहा है, असंगत उपयोग हो रहा है, नागरिक जो स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल अनुच्छेद बेसिकली है उनका उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जवाबदेहिता का अभाव है, दुर्व्यवहार के भी आपको कई ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जहाँ पे आम जो नागरिक जो महिला वगैरह हैं उनके साथ उनके माध्यम से आपका दुर्व्यवहार के आगे केसेस भी आपके सामने आए। ठीक है, अब आगे की राह होनी क्या चाहिए भाई, तो जो जीवंत रेड्डी समिति थी उनकी अनुशंसाएं को आप लागू करना है भाई। आप बोलो कि अफस्पा आप निरस्त कर सकते हो, या जो आपके शस्त्र बल हैं उनकी शक्तियों को क्या आप स्पष्ट कर सकते हो। आप बोलो कि जो सेकंड ईआरसी की रिपोर्ट है उन्हें आप लागू करोगे, जिसमें अफस्पा जो निरस्त करने की बात बोली गई है। आप बोलोगे संतोष हेगड़े आयोग है उसकी अनुशंसाएं आप लागू करोगे, उसमें क्या बोलोगे कि भाई आप छमाही स्तर पर त्रिमाही स्तर पर अफस्पा की आप समीक्षा करो, आप उचित संशोधन करो, बल द्वारा जो संपन्न कर्तव्य हैं बेसिकली आसान क्षेत्रों में, तो आरोप लगने पे जांच होने पे बेसिकली उन्हें छूट ना देना। तो ऐसे कुछ आपके कदम हैं जिन्हें आप आगे की राह के संदर्भ में थोड़ा सा लागू कर सकते हो।
समझ गए? ठीक है, अब आगे क्या देखना आपको, इसमें आपको देखना है कि जो आपकी भारतीय मीडिया बेसिकली है, तो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में किस प्रकार वो जाने अनजाने नकारात्मक भूमिका आपकी निभा रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे जो आपकी विभिन्न आपकी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, जैसे आपकी सांप्रदायिकता होगी, नक्सलवाद, उग्र आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जो तस्करी, इन चीज़ चुनौतियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामना करना पड़ता है। और इनमें से जो कुछ चुनौतियाँ बेसिकली है वो मीडिया की जो भूमिका आपकी जो नेगेटिव जैसे होती है, और कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से आप समझ सकते हो। आप क्या बोलोगे, एक सांप्रदायिकता की बात करोगे, तो भारत क्या है, अनेक संप्रदायों का निवास है, और ऐसे इस तरह अनेकों बार आपका एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनती है भाई। तो मीडिया क्या है, आपका सीख अतिशीघ्र क्या है, प्रसारण कर देता है, बिना सत्यता की जांच करते हुए आपके हेडलाइन बना देता है, और तनाव आपका है और बढ़ जाता है भाई। आतंकवाद की बात करोगे, तो भारत सीमा पार जो आयोजित आतंकवाद है उससे जो पीड़ित रहा है बेसिकली, तो मीडिया द्वारा क्या है, समाचारों को वास्तविक समय में रियल टाइम में जो आपको दिखाने के भारी उसका नुकसान हुआ है। ठीक है, उसका दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिलता है। जब 2008 का जो मुंबई आपका जो हमला हुआ था ताज में, तो उसका जो मुंबई हमले के टाइम पे अपन जो 8 में आप देखोगे, तो सीधा प्रसारण की जब बात है, ठीक है, तो उसमें आतंकवादियों को आपको सटीक जानकारी मिली थी, और वो उसमें एक काफ़ी इम्पैक्ट आपको सेटबैक आपको इंडिया को देखने को मिला था। हाँ, बोलोगे कि वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद की बात करोगे, तो मीडिया के द्वारा क्या है, नक्सलवाद का जो प्रसार आपका हो गया, बौद्धिक सैद्धांतिक स्तर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिनसे इनके समर्थकों का क्या है, दायरा वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं आप बोल सकते हो भाई, 3 आपका हो गया। अगला क्या बोलोगे आप? ठीक है, कि साइबर स्पेस की बात करोगे, कि मीडिया का एक रूप क्या है, इंटरनेट बेसिकली है, वो आज क्या कर रहा है, सूचना के संपर्क के बड़े माध्यम के रूप में हमको उभरा हुआ है। और इंटरनेट करता करता क्या है कि आज सबकी पहुंच में है भाई। ठीक है, तो आसानी से होता क्या है, जिससे कई तरह के जो अपराध बेसिकली उनका भी आपका पिटारा खोल दिया है। जैसे पहचान की चोरी आपकी हो गई है, जालसाजी आपकी हो गई है, ठगी चोरी, साइबर हमला, इन बातों की आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अगला बोर्ड है अन्य क्षेत्रों की बात करोगे, कि जाली मुद्रा, मादक पदार्थों की तस्करी, घुसपैठ, मानव तस्करी, इनके लिए जो आपके किए जाने वाले जो गुप्त रास्ते बेसिकली है, उनको मीडिया में आपका उजागर होते हैं। और उजागर होंगे तो समाज के जो अवांछित जो आपके लोग होते हैं, इनकी ओर आपके और भी आकर्षित हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको मतलब मतलब अनचाहे या चाहे रूप से भी आपके उसमें आपकी भूमिका उनकी देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि साइबर अटैक, तो साइबर आक्रमण के जो आपके संभावित खतरे हैं, आपको उनको रोकने के और सुरक्षित ढांचे बेसिकली, इन सब की आपको विवेचना करनी है। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई हाल के दिनों में भारत में क्या आपका डिजिटलीकरण हुआ है। ठीक है, इसका दौर शुरू हुआ है, फलस्वरूप क्या हो रहा है, अधिकतर सेवाएं आपकी हैं वो भारत में डिजिटल हो रही है, जबकि जो भारतीय डिजिटल तंत्र बेसिकली उसको साइबर हमले के प्रति क्या आपको अधिक संवेदनशील भी बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो प्रक्रिया आपकी हो रही है भारत में, जो प्रोसेस आपका हो रहा है वो अधिक डिजिटल हो रहा है भाई। ठीक है, तो वो तो हो रहा है, लेकिन जो आपका एक कंट्रोल होना चाहिए सिक्योरिटी का संदर्भ में, वो आपका उतना एडवांस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपके साइबर हमले हैं उसके संभावित हमले के रूप में आपके बोल सकते हैं कि वो आपका बढ़ रहा है। कैसे, कि भाई डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने से क्या है, साइबर सुरक्षा से आपका अनभिज्ञ जो लोग हैं वो भी डिजिटल लेन देन करते हैं, ऐसे में उनकी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपकी हुई, बचत की चोरी होने का भय आपका बना हुआ है। आप बोलोगे जो व्यापार इकाइयां हैं उनके संचालन को ठप करके क्या, अथवा या महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं उनको उजागर करके क्या, जो साइबर हमला है वो अर्थव्यवस्था को आपको क्षति पहुंचा रहा है, पहुंचा सकता है बेसिकली। आप बोलोगे जो साइबर आक्रमण बेसिकली है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो सूचनाएं बेसिकली है उनको उजागर करके भारत की जो राष्ट्रीय अस्मिता बेसिकली है और जो सुरक्षा है उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, साइबर सुरक्षा नीति की बात करोगे, तो 2013 की आपकी नीति है, इसका निर्माण क्या आपका साइबर सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए किया गया था। इसका उद्देश्य है कि नागरिक, व्यापार और जो सरकार के प्रति क्या है, आपको सुरक्षित साइबर स्पेस का निर्माण करना है। ठीक है, आप बोलोगे कि जो राष्ट्रीय आपका साइबर सुरक्षा सहयोग केंद्र बेसिकली है, भारतीय साइबर सुरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो हैकिंग, जासूसी, ऑनलाइन आपकी गतिविधियां बेसिकली उनको पहचान करने और रोकने में आपका कार्य करता है। ठीक है, आप बोलोगे कि जो आपका CRT आपका हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बेसिकली है, उसके अधीन एक संगठन है, और ये साइबर सुरक्षा खतरों में आपके निपटने का काम करता है। तो ये नीचे के 3 प्रयास आपके हो गए, ऊपर के 4 आपके संभावित कारण बेसिकली हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है। अब ये सवाल आपका एक बार आया भी था, ये वाला, कि जो आपका सामाजिक संजाल स्थल है, सामाजिक संजाल को देखिए, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट बेसिकली है, तो सामाजिक संजाल स्थल होता क्या है, और इन साइट से आपकी क्या सुरक्षा या उलझने आपकी प्रस्तुत होती है, इनको आपको थोड़ा सा जानना है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये अगला क्या है कि आपका जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट बेसिकली है, इसे हम बोलते हैं, एक मिनट, सॉरी कॉल आ गया था। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि जो सामाजिक संजाल आपका है स्थल बेसिकली हम जिसे बोलेंगे ना, सोशल नेटवर्किंग साइट, वो होती क्या है। ठीक है, और इनसे क्या आपकी सुरक्षा उलझने आपकी प्रस्तुत हो रही है। ठीक है,
तो आप बोलोगे भाई जो आपका सामाजिक संजाल स्थल है बेसिकली वो एक ऑनलाइन मंच है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, जो उपयोगकर्ता को एक जो सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने हेतु और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ एक जो सहभागिता करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए और उपयोगकर्ताओं से बात करने आदि की सुविधा प्रदान करता है। जैसे फेसबुक की बात कर दो, आप ट्विटर की बात कर दो, इंस्टाग्राम की बात कर दो, ठीक है, इन सब की बात आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया आपकी है, क्या है, ये पूरी प्रक्रिया आपकी है सूचना प्रौद्योगिकी पर आपकी आधारित है भाई, ठीक है। और उपयोग के इससे आप बात करोगे कि इसके बहुत विविध आपके तरीके हैं, ठीक है। और जो तकनीकी बेसिकली उस पर निर्भरता ने क्या क्या है, सामाजिक संजाल स्थल है उसको विभिन्न प्रकार के आपके खतरों के प्रति सुविध आपको किया है, ठीक है। कौन कौन से खतरे भाई, आप बोलोगे कि जो अगर आप सिस्को की वार्षिक आपकी सुरक्षा रिपोर्ट की बात करोगे तो कि भाई जो ऑनलाइन आपकी जो सुरक्षा संबंधी खतरे हैं उनकी जो सर्वाधिक संभावना कहाँ होती है, आपकी सामाजिक संजाल स्थलों पर ही है। आपकी विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट की आप बात करोगे कि जो सोशल मीडिया के जरिए आपको झूठी सूचना जो है तेजी से आपका प्रसार होता है, वो आपका एक उभरते हुए खतरे के रूप में आपका है। आप बोलोगे उपयोगकर्ता से संबंधित जो गोपनीय सूचना है वो चोरी होने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसका दुरुपयोग आपका हो सकता है। व्यक्तिगत जानकारी या व्यक्तिगत दुर्भावना से बेसिकली हम बोल सकते हैं कि प्रेरित होकर भी किसी भी आप जो हम बोल सकते हैं कि सामाजिक छवि बेसिकली उसको धूमिल किया आपका आसानी से किया जा सकता है। इसकी बात बोलोगे आप बोलोगे कि भाई जो इसके अलावा जो सामुदायिक स्तर पर आपका जो कट्टरपंथी आपके होते हैं, जो सांप्रदायिकता की विचारधारा वाले होते हैं, ये आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। कानून व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती के रूप में आपकी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसका प्रसार किया बिना रोक टोक के इसमें संभव है। इसके माध्यम से जो वैश्विक शांति के लिए आपका खतरा बना हुआ है, अलकायदा, ISIS, इसका आप एग्जाम्पल दोगे, समझ गए। तो इसको आपको थोड़ा सा जान देना, ठीक है। अब है साइबर युद्ध की बात करोगे कि साइबर युद्ध से आप क्या समझते हो, पारस्परिक युद्ध की तुलना में साइबर युद्ध की अभी क्या विशेषताएं हैं। तो साइबर युद्ध आपको समझो कि ये दुश्मन सेनाएं बेसिकली क्या है, वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगी, बल्कि वो एक दूसरे के देश के आपके जो कंप्यूटर्स होंगे, जो आपके नेटवर्क वगैरह हैं, उनको तबाह करने का काम करेंगे। यानी आपकी जो सामरिक दृष्टि से आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है उनको हासिल करने में सक्षम हो जाएगी, ठीक है। जल, थल, वायु और जो अंतरिक्ष के बाद आपका युद्ध का पांचवा क्षेत्र किसे संज्ञा दी गई है, पहला जल, फिर थल, फिर वायु, ठीक है, फिर अंतरिक्ष चौथा आपका हो गया, पांचवा आपका क्षेत्र है वो आपका है साइबर युद्ध की बात बोली गई है, ठीक है। और साइबर हमलों का खतरा आपका है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर वर्ष 2007 की बात की जाए तो एस्टोनिया हो गया, 8 की बात की जाए जॉर्जिया की जो वेबसाइट है उन पर आपका हमला की रिपोर्ट आपकी जानकारी सामने आई। अमेरिका द्वारा क्या है, इसराइल द्वारा क्या हुआ, वर्ष 2009 में भी ईरान के आपके परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ आपका जाकर क्या है साइबर हमला आपका किया गया था। इसका आप उल्लेख करोगे, आप 2016 में आपका जो अमेरिकी चुनाव में आपका रूसी सरकार द्वारा क्या है हैकिंग की बात सामने आई है, ठीक है। तो बोलो कि जो हैकिंग के इस मामले में क्या है भारत के लिए आपका सतर्कता का संकेत मिलता है, क्योंकि भारत सरकार का एक तरफ जहाँ डिजिटल भुगतान की तरफ आपका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं भारत में आपकी जो डिजिटल ढांचा बेसिकली जो सुरक्षा हो गया वो अभी शुरुआती आपकी अवस्था में है, ठीक है। तो पारंपरिक युद्ध की तुलना में क्या आपका साइबर जो युद्ध बेसिकली उसकी विशेषताएं क्या होगी कि भाई एक तो संपर्क रहित युद्ध होगा आपका, एक युद्ध का नया क्षेत्र आपका है, ठीक है। आप एक छद्म हमलावर आपका हो सकता है साइबर स्पेस में, आपका हमलावर क्या है अपनी गतिविधियों को छुपाना या किसी स्थान से किसी स्थान द्वारा आपका हमला कर सकते हैं। उनके संबंध में लक्षित है भाई, लक्षित व्यक्ति लक्षित संगठन को गुमराह करने का बड़ा आसान इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई इसमें तो इन बातों का आप उसमें डाल सकते हो किसमें, जो विशेषताओं के रूप में, ठीक है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आप बोलोगे कि साइबर आतंकवाद से आप क्या समझते हो और साइबर युद्ध से किस प्रकार का भिन्न है आपका, ठीक है। तो साइबर स्पेस से संबंधित जो आपके साइबर संबंधित आतंकवाद की कार्यवाही या साइबर प्रौद्योगिकियों का जो उपयोग आप करोगे और उसके उपयोग करने पे आप जो निष्पादित आतंकवाद की कार्यवाही करोगे तो आपका साइबर आतंकवाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रूप में आपको चिन्हित किया गया है इसे, और इसके तहत क्या है साइबर हमले को क्या है मुख्य उपकरण बनाया गया, ठीक है। तो साइबर आतंकवाद को आपको करने के लिए क्या है साइबर हमला एक तरीका है, ठीक है। तो जैसे साइबर हमले आपका हो गया, डेटा चोरी आपका हो गया, ऑनलाइन धोखाधड़ी आपका हो गया, सॉफ्टवेयर आपका जो साइबर वॉरफेयर आपका हो गया, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाना, ये सब क्या है आपका साइबर आतंकवाद का आपका जरिया है, ठीक है। और साइबर आतंकवाद और साइबर युद्ध बेसिकली है दोनों साइबर हमलों के प्रकार है, लेकिन इसमें कुछ आपका मुख्य अंतर है, ठीक है। आप बोलोगे साइबर आतंकवाद कि भाई साइबर आतंकवाद में क्या है, आतंकवादी क्या है आतंकवादी संगठनों या उसके द्वारा किए जाने वाले हमले हो जाएंगे। साइबर युद्ध में क्या बोलोगे या दो से अधिक देशों के बीच आपका किए जाने वाला साइबर हमले, ठीक है। तो साइबर युद्ध क्या है वो 2 से 3 देशों के बीच आपस में चलेगा, और साइबर आतंकवाद की कोई आतंकवादी विशेष संगठन होगा वो विभिन्न देशों में आपका साइबर आतंकवाद फैलाएगा, ठीक है। इसमें लक्ष्य क्या होगा सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक अस्थिरता फैलाना आपका हो सकता है आतंकवाद में। आप बोलोगे साइबर युद्ध में कि लक्ष्य क्या है दुश्मन की जो सेना आपकी हो गई, क्षमता आपकी हो गई, आर्थिक स्थिति हो गई, राजनीतिक नियंत्रण को आपको कमजोर करना है। आप बोलोगे हमलों का उद्देश्य क्या है भय और डर फैलाना आपका हो गया। अक्सर क्या है गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा
अभी कर्ताओं द्वारा किया जाता है बेसिकली, ठीक है। आप बोलोगे कि इसका जो लाभ आपका होगा बेसिकली किसका, साइबर का रणनीतिक लाभ या दुश्मन राज्य को कमजोर करना आपका इसका उद्देश्य है। आप बोलोगे कि जो राज्य अभिनेता बेसिकली उनके द्वारा किया जाता है एक दूसरे के राज्यों पर, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख अंतर आपके हो सकते हैं। अब आता है एक अवधारणा की साइबर स्पेस की अवधारणा क्या है भाई, इसको आपको जानना है। तो आप बोलोगे कि साइबर स्पेस क्या है, आपका एक वैश्विक और एक आभासी स्थान है भाई, ठीक है, जो कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और जो अन्य आपके डिजिटल तकनीक है उनके माध्यम से आपके जुड़े हुए हैं। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे डेटा जानकारी आपका हो गया, आपका संचार इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में आपका ये आपके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो साइबर स्पेस की बात करोगे कि भाई एक साइबर स्पेस एक वैश्विक और आभासी स्थान है जो कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और जो अन्य डिजिटल तकनीक है उनके माध्यम से आपके जुड़े होते हैं, ठीक है। विशेषताएं क्या भाई इनकी, कि भाई एक तो बोलोगे कि एक आभासी स्थान है, ये वास्तविक भौतिक स्थान नहीं है। इसकी वैश्विक पहुंच की बात करोगे, साइबर स्पेस में कोई व्यक्ति क्या है दुनिया के किसी भी हिस्से से आपका जुड़ सकता है। डिजिटल जानकारी की बात करोगे, इसमें इसमें क्या है, साइबर स्पेस में आपकी जो जानकारी होगी वो डिजिटल रूप में आपकी होगी। इंटरनेट आधारित आप बात करोगे कि भाई संचार और जो साइबर स्पेस जो इंटरनेट पर आपका बेस होता है, इसमें संचार और जो जानकारी होगी उसका आदान प्रदान अत्यंत सरल और सुगम बना होता है, ठीक है। घटक बोलोगे कि आपका इंटरनेट जो आपका हो गया, जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप हो गया, जो आपका सोशल मीडिया हो गया, जो ईमेल हो गया, ऑनलाइन सेवाएं आपकी हो गई, डेटा स्टोरेज हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हुई, ये सब क्या है, ये सब आपके साइबर स्पेस के अंतर्गत आते हैं। यानी कि स्पेस यानी जगह और साइबर, समझ गए ना। तो इन इंटरनेट से जुड़ी जो चीज़ें सब कुछ है साइबर के अंतर्गत आपकी आ जाएगी, ठीक है। उपयोग क्या है, संचार क्षेत्र में हो रहा है, जानकारी खोज, शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन, सामाजिक समझ, कहाँ इंटरनेट का उपयोग नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो हर जगह का आपको उपयोग यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो मुझे लगता तो नहीं कि अगर मुझे इंडिविजुअल पढ़ के ऐसे टॉपिक को पढ़ के जाऊँगा, पढ़ा के जाऊँगा, डिस्कस करूँगा, तो आपको एक क्लास में हो जाएगा, मुझे 2 क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। मेरी क्लास की बात करो तो ऑलरेडी 46 मिनट आपके हो चुके हैं और अभी हम आधे पे भी नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। तो हम करते हैं 1 घंटे की क्लास, इस अभी करते हैं, फिर 1 घंटा हम कल देखेंगे, तो जाके आपका ये वाला इंटरनल सिक्योरिटी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। और साइबर स्पेस आपने देखा, अब इसके खतरे क्या है भाई साइबर स्पेस के, तो इससे आपका साइबर हमले की आपकी आशंका बढ़ेगी, आपका जो डेटा उल्लंघन होगा, अनुचित उपयोग आपका होगा, पहचान की चोरी आपकी हो सकती है, ऑनलाइन धोखाधड़ी आपके हो सकती है, साइबर आतंकवाद का खतरा बना होगा। अब ये सब हो गया, तो इसका उपाय क्या करेंगे भाई आप साइबर सुरक्षा संबंधी आप उपाय करोगे, नीतियाँ बनाओगे, कानून बनाओगे, योजना लाओगे, आप जागरूकता अभियान लाओगे, आप बोलोगे पासवर्ड जो पासवर्ड एनक्रिप्शन की आप हेल्प लोगे, आप जो फायरवॉल और जो आपका एंटीवायरस है उसका आप हेल्प लोगे, आप जो जागरूकता और जो शिक्षा आपकी है साइबर शिक्षा उसको बढ़ावा दोगे, आप सरकारी नियम कानून वही जो ऊपर का उन सब पे आप काम करोगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको देखते रहना है, ठीक है। अब एक परियोजना आपको पढ़नी है, साइबर डोम परियोजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका सवाल बनने के चांसेस है। ये क्या है भाई कि साइबर डोम परियोजना क्या है, और स्पष्ट करना है कि भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में यह किस प्रकार आपकी उपयोगी साबित हो सकती है। तो साइबर डोम परियोजना की हम बात करेंगे तो आपको ये बोलना है कि जो साइबर डोम परियोजना क्या है आपकी, ये केरल पुलिस के विभाग के द्वारा एक तकनीकी अनुसंधान और विकास केंद्र है, ठीक है, जिसे साइबर सुरक्षा में उत्कृष्टता के साइबर केंद्र के साथ साथ क्या है, प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए बेसिकली क्या है, जो आपका प्रौद्योगिकी है उसके आवर्धन के रूप में आपको देखा जाता है। और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में क्या है, विभिन्न हितधारकों के मध्य आपका सहयोग हो गया, आपके साइबर अपराध हो गए, उनसे सक्रिय तरीके से निपटने के तंत्र के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है साइबर डोम परियोजना की। ये उच्च तकनीकी युक्त आपका बोलोगे तो सार्वजनिक साझेदारी पीपीपी केंद्र बेसिकली है। और भारत में इंटरनेट अपराधों को कंट्रोल करने में ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है या उपयोगी हो सकती है। कैसे, ये क्या करेगा, ये आपका साइबर हमलों के खतरों से बचाव हेतु एक अनुकूल परिस्थिति तंत्र का विकास कर सकती है। आप जो साइबर डोम है वो एक ऑनलाइन पुलिस गश्ती के रूप में कार्य करेगी, अपने आप जो क्या करिए एक एंटी साइबर सेल और एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण इकाई के माध्यम से आपको जो रियल टाइम में के बेसिस पे आपका ये निगरानी रखने का काम करेगी। चोरी और जो लापता वाहन हैं बेसिकली उनके एक डिजिटल रिपोजिटरी आपका निर्माण करिए। मनी लॉन्ड्रिंग आपकी हो गई, आपका जो धन शोधन आपकी होगी, इनकी जानकारी हेतु एक ऑनलाइन भुगतान पर भी आपकी नजर रखेगी। आप सोशल मीडिया आपका हो गया, जागरूकता आपका हो गया, इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा आपकी होगी, इंटरनेट निगरानी आपकी होगी, इन सब भी इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक आपका हो गया, अन्य बैंक आपके हो गए, पेमेंट गेटवे आपके हो गए, और अन्य जो वॉलेट समूह बेसिकली है उनके साथ एक समन्वय का काम भी बेसिकली इसके माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो एक बहुआयामी अप्रोच इसमें आपको मिलेगी कि किसमें साइबर डोम परियोजना में क्या है, केरल पुलिस विभाग के द्वारा आपकी चलाई की एक अनुसंधान और विकास केंद्र आपका है, ठीक है। अब है संगठित और असंगठित अपराध, आपको ये समझना है कि अपराध के जो 2 प्रकार है, संगठित अपराध क्या होता है, असंगठित अपराध क्या होता है। तो आप संगठित अपराध की बात करोगे भाई कि संगठित अपराध क्या है, ये वो घटनाएं हैं जिसमें अपराधी क्या है
अपराधी तत्व अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा स्थानीय स्तर पर एक केंद्रीकृत आपकी मशीनरी के रूप में कार्य करते हैं। अतः इसके तहत आर्थिक लाभ की प्राप्ति है या अन्य लाभ हेतु दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक संगठित दल जो है गंभीर अपराधों को अंजाम देने का काम क्या करते हैं। ठीक है, आप ये बोलोगे कि जो संगठित अपराध होंगे वो घटनाएं वगैरह होंगी जिसमें अपराधी जो तत्व होंगे जो कर रहे हैं उन अपराधों को, वो अपनी गतिविधियों को अंजाम जो और देने हैं, उन कार्यों को जो कर रहे हैं बेसिकली, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है या राष्ट्रीय हो सकता है या स्थानीय स्तर पर क्या है, एक जो केंद्रीकृत या एक सेंट्रलाइज एक मशीनरी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और इसी के तहत वो क्या करते हैं, आर्थिक लाभ प्राप्ति या जो अन्य उनके लाभ हैं उनके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संगठित दल जो है गंभीर अपराधों को अंजाम देने का काम करते हैं। अब परंपरागत संगठित अपराध कौन से भाई, और गैर परंपरागत संगठित अपराध कौन से हैं। तो जब परंपरागत संगठित अपराध की हम बात करेंगे तो अवैध शराब का धंधा आपका हो गया, आपका जुआ हो गया, अपहरण हो गया, आपका जो जबरन वसूली आपका हो गया, वेश्यावृत्ति आपका हो गया, डांस बार के आपका हो गया। ठीक है, आपकी डकैती हो गई, आप बोलोगे आपकी लूटपाट आपका हो गया, ब्लैकमेलिंग करना हो गया, सुपारी लेकर हत्या आपकी हो गई, खनन माफिया हो गया, रेत माफिया हो गया, और अश्लील फिल्मों का व्यवसाय। ठीक है, पॉर्न इंडस्ट्री बेसिकली हो सकती है। ये सब क्या है आपका, ये आपका जो कुछ परंपरागत एक केंद्रीकृत मशीनरी के रूप में ये सब काम करते हैं और इसीलिए इन्हें परंपरागत संगठित अपराध के रूप में रखा गया। ठीक है, अब बोला जो गैर परंपरागत संगठित अपराध क्या है भाई, तो आपका जो एक मनी लॉन्ड्रिंग आपका हो गया, जो जाली नोटों का वितरण आपका हो गया, जो आपका साइबर अपराध आपका हो गया, हैकिंग हो गया, हवाला आपका जो वो हो गया, आपका जो मानव और जो वन्य जीव अंगों की तस्करी हो गई, ये सब क्या आपका गैर परंपरागत आपके अपराध बेसिकली है। ठीक है, और वर्तमान समय में आपका जो देखोगे तो संगठित अपराध के आपके निम्नलिखित प्रकार आपको देखने को मिलते हैं वर्तमान समय में। आप बोलोगे कि मादक पदार्थ की तस्करी, मानव और जो हथियारों की तस्करी आपकी हो रही है, स्वर्ण की तस्करी आपकी हो रही है, जाली मुद्रा का वितरण आपका हो रहा है, अनुबंधित आपकी हत्या हो रही है, अपहरण एवं जो जबरन वसूली आपकी हो रही है, साइबर अपराध आपका हो रहा है, और मनी लॉन्ड्रिंग और जो आपका हवाले का कारोबार है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका वर्तमान समय के आपके जो संगठित अपराध के प्रकार है। तो संगठित अपराध आपके ये हो गए, आपको इस तरीके से थोड़ा सा देखते हुए रहना है। मेरा मुंह भी दर्द हो गया है। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे सामने क्लास भी रिकॉर्ड करनी है, अभी आधा इसमें बचा है पूरा, तो हम एक क्लास आपको कल और देखेंगे। ठीक है, तो अभी टाइम का पूरा बचा है, मैं टाइम से पहले ही आपकी क्लासेस कवर करा रहा हूँ, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका सिलेबस टाइम से पहले आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि जो पैटर्न आपको अपना रहा हूँ जीएस के संदर्भ में वो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, ठीक है, इतने कम समय में यही आपका सबसे बेहतर ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। और नेक्स्ट 26 का अटैम्प्ट जो होगा अपर लोअर का, उसके लिए फिर जनवरी से हम देखेंगे, अगर टाइम चीज़ें सही चीज़ें सब कुछ सही चले फिर तब हम प्रॉपर तरीके से जीएस का डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो में इतना ही आपका है, बाकी देखेंगे कल। तो वीडियो को अगर आपको लाइक से कमेंट सब्सक्राइब करना है, वीडियो अगर आपको फ़ायदा दे रही है, आपको अगर मेरे कंटेंट से आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपकी तैयारी के आयार मिल रहा है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी एक अच्छे स्तर की हो रही तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है, अपने फीडबैक देना है, मैक्सिमम बच्चों तक आपको रीच को पहुंचाना है जो तैयारी कर रहे हैं आयोग की, अपर और लोअर किसी की भी। ठीक है, तो मिलेंगे आपको शाम को। उत्तराखंड के 2 टॉपिक आपके बचे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, पेपर 2 के, उन्हें भी हम 2-3 दिन में आपका फटाफट से कवर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल शाम को, फिर कल सुबह, फिर कल दिन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, 1 महीने का टाइम बचा है, सिर्फ अच्छे से आपको लिखना है भाई। डेली आपको 1-1, 2-2 मॉक आप लगाओ, डेली बेसिस पे आप 5 से 6 घंटा आपको लिखना है, तब जाके आपको हैबिट बनेगी। ठीक है, तो तब तक के टाटा बाय बाय।